Hello everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स और आज हम इसमें चैप्टर फर्स्ट मोशन तक रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। आई होप कि आपके जितने भी टेस्ट होंगे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, आई होप कि आपको उसमें बहुत हेल्प करे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, सो आइए देखते चैप्टर फर्स्ट में बेसिकली फर्स्ट द टॉपिक इज मोशन एंड रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो जब भी बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ जब चेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं मोशन। ओके, व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। And what is rest? So rest is when the body does not change its position with respect to the time, that is rest. कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट, और जब बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं मोशन। ओके, एंड दीज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। कैसे होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इतना समझ लें कि मोशन इज बेसिकली changes position with respect to the time, rest does not changes position with respect to the time. Now समझ आई? And these two things means motion and rest are related to each other. These are relative terms. Okay, now next thing we have to study about the types of motion. Types of motion. So सबसे पहले अगर मैं types of motion की बात करूं, types of motion, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। सेकेंड आ जाता है आपका सर्कुलर, थर्ड आ जाता है आपका वाइब्रेटरी। मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पीड पे बोलूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। लीनियर मोशन क्या होता है? तो लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेशनरी मोशन भी बोलते हैं। ओके, ट्रांसलेशन मोशन में हम ये कह सकते हैं कि जब भी बॉडी कोई स्ट्रेट पाथ पे चल रही हो या बॉडी कर्व पे चल रही हो, कर्व पाथ पे चल रही हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ और द कर्व पाथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अब इस ये जो लीनियर मोशन है इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं ये भी समझो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब भी बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो उस समय बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट पाथ कवर करती है या फिर कर्व पाथ कवर करती है। तो अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ कवर करेगी तो उसको बोलते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर बॉडी कर्व पाथ कवर करती है तो उसको हम बोलते हैं कर्वलिनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बॉडी किसी एक पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट मानकर उसके अराउंड घूमती है तो उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। व्हेन द बॉडी इज मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, जब हम किसी एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और उसके चारों ओर घूमते रहते हैं तो उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन। बात समझ रहे? नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, जैसे पेंडुलम होता है, जैसे ये है। अब मान लो ये मेरा जो इस समय ये वाली पोजीशन है जिससे मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है, यानी कि ये जो मेरी दो फिंगर्स हैं ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो पेंडुलम लटक रहा है एक तरीके से, अब ये अगर इस तरह से मोशन करता है तो इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। ओके, टू एंड फ्रो, क्या कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो को कई बार हम बैक एंड फोर्थ बोल देते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। Okay, so when the body is moving to and fro about its fixed position, now the motion is known as vibratory motion. For example, pendulum. Circular, when the body is moving around the fixed point,
जब कोई बॉडी किसी एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानकर उसके चारों ओर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, सो दिस इज, ध्यान से समझ लिया आपने। अब हम बात करते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन की। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में दो कंडीशंस हम कह सकते हैं कि जरूरी है। वो क्या क्या कंडीशंस है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए सबसे पहली कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए सबसे पहली जरूरी जो बात है वो ये है, स्ट्रेट पाथ। बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रही हो। दूसरी चीज, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। अगर हम स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करते हैं तो उस समय जो बॉडी का मोशन होगा उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ गए? मान लो ये स्ट्रेट पाथ है। अब स्ट्रेट पाथ में हमने यहां से यहां ये कुछ ब्लॉक मान लेते हैं कि ये पाथ हमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला। फिर अगला जो 1 घंटा था उसमें भी हमने 10 किलोमीटर चला। फिर अगले 1 घंटे में भी हमने 10 किलोमीटर चला। फिर अगले 1 घंटे में भी हमने 10 किलोमीटर चला। तो क्या हो रहा है? हम स्ट्रेट चल रहे हैं और स्ट्रेट चलते हुए हम हर 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर कवर करते हैं। यानी कि वी आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम पीरियड। ऑन दैट टाइम द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सेकंड थिंग, अब जो नेक्स्ट टाइप का मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। जो यूनिफॉर्म मोशन है इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखो ये क्या है? नॉन वर्ड आगे लगा दिया हमने। अब ये नॉन वर्ड लगाने का मतलब क्या था कि ये जो यूनिफॉर्म था ये जस्ट उसका अपोजिट है। ओके, अपोजिट इन द सेंस कि अब जो बॉडी मोशन कर रही है उसमें जो डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल डिस्टेंस होगी। यानी कि द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। कि अगर ये स्ट्रेट पाथ है और इस स्ट्रेट पाथ पे मैंने कहा कि हम कुछ ब्लॉक बना देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि 1 घंटे में हमने 10 किलोमीटर चला। फिर अगले 1 घंटे में हमने 15 किलोमीटर चला। फिर अगले 1 घंटे में हमने 7 किलोमीटर चला। अगले 1 घंटे में हमने मान लिया 5 किलोमीटर चला। तो क्या है? हर 1 घंटे में हम अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अलग-अलग अमाउंट की डिस्टेंस। ओके, तो जब भी हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल टाइम पीरियड, on that time the body is having non-uniform motion. Okay, so that is opposite to the uniform motion. दूसरी चीज अगर मैं ये बात करूं कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको हम ये कहते हैं कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में कवर करती है, तो उस समय उस बॉडी की स्पीड भी इक्वल होती है। बात समझे? और दूसरी चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी की जो डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है, जैसे कि हर 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अलग हो रही है, चेंज हो रही है, डिफरेंट है। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में बॉडी की जो स्पीड होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है हर टाइम पीरियड में। लेकिन जब यूनिफॉर्म की बात होती है तो यूनिफॉर्म में जो बॉडी की स्पीड रहती है वो थ्रू आउट होल जर्नी सेम स्पीड रहती है। बात समझ गए? चलिए देख लीजिए इसके, हम अगला टॉपिक कवर करते हैं। सो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है? अब देखो दो चीजें पढ़ी थी, एक डिस्टेंस और एक था डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग चीजें हैं दोनों। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ओके, जो डिस्टेंस होती है ये वो डिस्टेंस पाथ होता है जो बॉडी ट्रैवल करती है, यानी कि जितना हम चलेंगे वो डिस्टेंस है। मान लो हमने कहा कि हम इस पॉइंट से ए पॉइंट से ऐसे 10 किलोमीटर गए, फिर ऐसे 5 किलोमीटर गए, फिर ऐसे 5 किलोमीटर गए,
फिर ऐसे 10 किलोमीटर गए, तो हम यहाँ पे पहुंच गए बी पॉइंट पे। बताओ हमारी डिस्टेंस कितनी है? तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? 10 + 5 + 5 + 10, तो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 30 किलोमीटर। आप समझे? लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट टोटली अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और जो इनिशियल पाथ जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। याद रखिएगा माइंड में कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और वो हमेशा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन देखनी है। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है, तो अगर ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 30, लेकिन मैंने किसकी बात करनी है? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस तो हमारी कितनी आ गई 30 किलोमीटर। अब मुझे बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कितनी होगी। अब ये देखो कैसे पता लगेगा। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ओके, तो अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखो, ये है स्ट्रेट पाथ। अब ये स्ट्रेट पाथ है, तो अब ये कैसे निकाला जाएगा? तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो ये पॉइंट है ना, ये वाला 5 किलोमीटर का पाथ, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि ये मान लो 5 किलोमीटर का पाथ यहाँ पर है, एज्यूम कर लेते हैं उसी के बराबर। और ये 5 किलोमीटर का पाथ हम नीचे मान लेते हैं, मान लो ये 5 किलोमीटर का पाथ आ गया। अब यानी कि ये 5 ये वाले 5 के बराबर हो गया 5 किलोमीटर, और ये 5 ये वाले 5 के बराबर हो गए। तो ये टोटल कितना बन गया 15। ये टोटल कितना बन गया 15। अब ये दोनों बन गया 15-15। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस, और पाइथागोरस से ये हाइपोटेनस निकालेंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर कितना आएगा h² = p² + b²। तो आ जाएगा आपका h² = 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ओके, तो 15 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? देखो अब इसको हम लिखेंगे क्या है 225 प्लस 225 h² = 450। ओके, h², अब h अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये जाएगा √250, सॉरी 450, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये जाएगा 15√2 यूनिट्स, या फिर मीटर। अब यहाँ पे मीटर की बात हो रही है तो मीटर लिखेंगे। ओके, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 15√2 मीटर। 15√2 मीटर। बात समझ गए? सो डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द, सॉरी गलत बोल गया मैं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, बट द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बात समझे? पॉइंट क्लियर हुआ? अब जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम चले ना या नेगेटिव उल्टा चल गए या सीधा चल, ऐसा तो कभी बात ही नहीं हुई ना। हमने तो ये कहा कि हम चलते कितना है, अब जितना चलेंगे वो सारा पॉजिटिव माना जाएगा। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की जीरो कब होगी वो भी समझो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये 10 किलोमीटर का पाथ है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमने क्या कहा? हमने कहा पहले हम ए से बी पर जाएंगे, फिर बी से ए पर आएंगे। तो अब हमारे को डिस्टेंस बतानी है कितनी है, और डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी है। ओके, सो पहले हम ए से बी पर गए कितना 10 किलोमीटर, फिर बी से दोबारा ए पर आए कितना 10 किलोमीटर, तो टोटल 10 + 10 चले कितना? अच्छा, पहले हम 10 ऐसे गए, फिर हम 10 वापस आ गए। अब जब 10 चले गए हैं फिर वापस आ गए तो चल तो रही है ना, 10 पहले चल के गए, 10 वापस चल कर आए, तो कितना चले? 20 किलोमीटर चले। तो 10 + 10 20 हो गया, तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो? अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल कौन सा था, ए। पहले मैंने क्या करा, मैं पहले ए से बी पर गया, चलो जी ऐसे चलेगा बी पर, फिर बी से मैं वापस ए पर आया, लो जी। अब मैं फाइनल पॉइंट कहां पे है मेरा, दोबारा फाइनल पॉइंट ए पर हो गया, तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा था, ए पे ही वापस आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो अगर आप वापस भी वहीं पर आ जाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 किलोमीटर। बात समझ गए? डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल बोथ पॉइंट आर सेम। पॉइंट क्लियर? अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होती है, तो उसका भी एग्जांपल देखिए। अगर हमने ये कहा कि ये एक बात है जिसमें मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, अब ए पॉइंट यहां पर है, पहले हम ए से ये मान लो ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। बात समझ गए? ये मान लो 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। ओके, तो पहले मैंने कहा पहले आपको ए से बी पर जाना है, फिर बी से सी पर जाना है, फिर सी से डी पर जाना है। ओके, बात समझ गए? तो अब ए से बी पर जाएंगे तो कितना चले, पहले 10, फिर बी से सी पर गए कितना चले 10, फिर सी से डी पर आए वापस, तो 10 + 10 + 5 कितना हो गया 25। तो डिस्टेंस कितनी होगी यार, डिस्टेंस आपकी होगी 10 + 10 20, 20 + 25 45 किलोमीटर। हम 45 किलोमीटर टोटल चले। अब बात आती है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट किधर है, कितनी होगी, सॉरी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ध्यान से समझिए। तो देखो हमने पहले स्टार्ट कहां करा, हमने मोशन स्टार्ट करा ए से बी की तरफ। पहले हम ए से बी की तरफ गए 10, फिर हम बी से सी की तरफ गए 10, फिर उसके बाद हमने सी से डी की तरफ जाना है ऐसे। अब ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमारा स्टार्टिंग का मोशन ऐसे था, हमने स्टार्टिंग में मोशन इनिशियल पोजीशन हमारा किस तरफ, उस तरफ है, लेकिन सी से वापस हमने इधर आ गए, ओके, वापस इधर आ रहे हैं। अब जब हमारा मोशन अपोजिट हो जाता है, बात समझ रहे हैं, जब हमारा मोशन अपोजिट हो जाता है, अपोजिट इन द सेंस कि जो आपने पहले डायरेक्शन ली थी, अगर आप उस डायरेक्शन के अपोजिट आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो यानी कि अब हम वापस आ रहे हैं पीछे, कितना पीछे आ रहे हैं, यहाँ पर 25 किलोमीटर पीछे आ रहे हैं, और चले कितना थे आगे, 20 किलोमीटर चले थे आगे। डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 20 - 25, यानी कि माइनस का 5 किलोमीटर। अगर आपका मोशन उधर है और आपको वापस इधर जाना पड़ रहा है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। पॉइंट समझ आया? तो हमें वापस जाना पड़ा 25 किलोमीटर, पहले आगे फॉरवर्ड कितना चलना पड़ा था 20 किलोमीटर, तो यानी कि 20 - 25 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 किलोमीटर। हाँ समझ गए? सो इस तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आती है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट, एसआई मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है मीटर, इनकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। बात समझ गए? डिस्टेंस 0 हो सकती है लेकिन तब जब बॉडी में मोशन ही ना हो। बात समझे? और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है दो कंडीशंस पे, या तो बॉडी में मोशन ही ना हो, रेस्ट में पड़ी हो तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बॉडी का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। कौन सा पॉइंट? इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो। पॉइंट क्लियर? समझ लीजिए।